हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। DECE 3 की हमारी ये क्लास चल रही है। DECE 1 और 2 की क्लासेस हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। ये हमारी DECE 3 की क्लास है, सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर कि हमें असाइनमेंट्स का बता दीजिए एक बार, तो उसके लिए ये क्लास जो है हमारी मैंने असाइनमेंट्स के ऊपर ही रखी है। ये आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट 3। ये जो सारी गाइडलाइंस हैं, ये वही गाइडलाइंस हैं जो हमने पहले भी हमने रीड आउट करी हैं। ये सारी वही गाइडलाइंस हैं। सेम उसी तरह से इसी में भी आप पेज के टॉप के ऊपर राइट साइड पे एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, नेम, एड्रेस और डेट लिखेंगे। फिर सेंटर में आप ये कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर और स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर का नाम आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट बिल्कुल आपने ऐसे ही फॉलो करना है। और इसका नंबर है असाइनमेंट का 3। कोर्स कोड है DECE 3। अब जिन बच्चों ने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, वो लोगों के लिए असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। उसके बाद जिन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है, वो भी यही असाइनमेंट को फॉलो करेंगे। उनके लिए लास्ट डेट जो है वो है 31 मार्च 2026। उसी तरह से इसमें भी 3 पोर्शंस होते हैं, सेक्शन A, B एंड C। इसमें हमारे सेक्शन A में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस हैं। आगे उनके पार्ट्स हैं। पहले हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स हु आर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स हु आर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली राइट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड इन 400 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको हमने 700 वर्ड्स में लिखना है, जो कि 8 मार्क्स का है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये है कि आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे कौन से होते हैं। मतलब वो बच्चे जिनकी स्पेसिफ़िक कोई नीड्स होती हैं, जैसे कि किसी को विज़न की कोई प्रॉब्लम है, या किसी को हेयरिंग की कोई प्रॉब्लम है, या किसी को मूवमेंट में प्रॉब्लम है,
किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, किसी को सोशो इमोशनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, किसी को इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम है, या फिर ये बच्चे जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बच्चे होते हैं उनको सबको हम बोलते हैं कि ये बच्चों को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है कि कौन से बच्चे हैं जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, उसके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल दे दीजिए, है ना, मतलब उसके लिए हमें एग्ज़ाम्पल देनी है। कहते कि रूपा जो है वो एक आम स्कूल में पढ़ने के योग्य नहीं होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रीड करने के योग्य नहीं है, वो रीड आउट किसी भी चीज़ को नहीं कर सकती है। वो सिर्फ उन बुक्स को रीड कर सकती है जो कि ब्रेल में लिखी गई हैं। इसीलिए उस बच्चे को एक स्पेशल स्कूल जो है वो अटेंड करवाने की ज़रूरत है। उससे क्या है, अगर वो स्पेशल स्कूल अटेंड करेगी तो उसके लिए आगे मूव होना ये बहुत इजी हो जाएगा, इवन रन करना भी इजी हो जाएगा। वो अपने घर में भी इधर उधर जा सकती है, चल सकती है, दौड़ सकती है, क्योंकि वो उस सेटिंग के लिए फैमिलियर होती है। पर अगर वो एक नई प्लेस पे जाती है तो हो सकता है जो उसकी मूवमेंट है वो शुरू में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाए। अब दूसरी एक और है एग्जाम्पल कि श्याम जो है वो क्या फेस कर रहा है कि वो क्लियरली बोल नहीं पाता है। उसको एक स्पीच थेरेपिस्ट की मदद की ज़रूरत है। किंडरगार्टन में वो पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब कर देता है और उसको इस बात से कोई ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होता है कि क्लास में क्या चल रहा है। उसको एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो कि उसके साथ सिर्फ अकेला काम करे, कम से कम जो उसके शुरू का स्टेज है उसमें। अब सोनू एक और एग्जांपल है सोनू की। कहते कि वो बच्चा बोल नहीं पाता और जब वो नर्सरी स्कूल में जाता है तो वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता है, तो उसको भी एक एडजस्ट करने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यही बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, जो कि दूसरों बच्चों के कंपैरेटिवली इनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अब दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है स्पेशल चिल्ड्रन, एक होता है स्पेशल नीड्स। स्पेशल चिल्ड्रन अलग होते हैं और स्पेशल नीड्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। यहाँ पर हम स्पेशल नीड्स की बात कर रहे हैं। आप और भी इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बताई हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है ना। और भी आप इसकी एग्जांपल्स जो हैं, यूनिट 4 है आपकी मैनुअल में, उसमें आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा ब्रीफली राइट अबाउट द ईच ऑफ द बिलो मैंशनड इन 400 वर्ड्स। यहाँ 4 पार्ट दिए हुए हैं और ये टोटल 15 मार्क्स का है। यहाँ पर मार्क्स में या तो उन्होंने क्योंकि 3 मार्क का एक क्वेश्चन बताया है उन्होंने, है ना, तो कुछ गड़बड़ है ना। चलो कोई बात नहीं, हमें असाइनमेंट बनानी है ना, हम उसका देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रोल प्ले एज अ मेथड ऑफ
कम्युनिकेशन। देखो रोल प्ले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हमने लेटेस्ट ही इसकी क्लास जो है वो लगाई है, ठीक है। इसके लिए जो यूनिट 13 है हमारी, ठीक है, यूनिट 13 है हमारी, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यूनिट 13 जो हमारी थी वो थी सम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं टाइटल आपको इसीलिए बता रही हूँ, कई बार यूनिट बताने में कुछ इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत, पर जो टाइटल है सम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसके बाद है आपका क्वेश्चन, पेरेंट्स विद हॉस्टाइल एटीट्यूड। पेरेंट्स विद हॉस्टाइल एटीट्यूड जो है, मैं उसको एक बार आपको बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। जो पेरेंट्स का बिहेवियर है या पेरेंट्स का एटीट्यूड है, वो बच्चों की डेवलपमेंट को शेप करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ बच्चों की शेप को ही डेवलप करने में नहीं, बल्कि कि बच्चे की हर तरह की वेलबींग को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरेंट्स का क्या बिहेवियर है और पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है। अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं और हर किसी का अपना अपना अलग अलग एटीट्यूड होता है, ठीक है। उसमें से जो हॉस्टिलिटी है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और कभी कभी डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट भी शो करती है बच्चों के इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव ग्रोथ के ऊपर। अब जो हॉस्टाइल एटीट्यूड वाले पेरेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे फ्रीक्वेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि एंगर, क्रिटिसिज्म, ब्लेम, नमी की कमी होना अपने बच्चों के प्रति, ये सारे एटीट्यूड्स उनमें होते हैं। अब जो हॉस्टाइल पेरेंटिंग होती है वो बहुत सारे सोर्सेस से पैदा होती है, जैसे कि अगर कोई स्ट्रेस है पेरेंट्स को, या फिर उनके कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं जो कभी सॉल्व नहीं हुए हैं, या फिर कोई भी इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। ये जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों के बिहेवियर को इंटेंशनली ट्रबल में लाते हैं और उनके साथ इस तरह से डील करते हैं कि हमने उनको गाइडेंस नहीं देनी है, हमें उनको सज़ा ही देनी है। ये जो इन्वायरमेंट है ये बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डर पैदा कर देता है और बच्चे जो हैं इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक जो हेल्दी पेरेंट और बच्चे का बॉन्ड होता है ना, वो प्रॉपरली नहीं बन पाता है। हमें लव और सपोर्ट को ज़बरदस्ती डालने की बजाय जो है जो मिसट्रस्ट है या कोई भी रिसेंटमेंट है उनको हमें हटाना चाहिए। अब अगर कोई हॉस्टाइल पेरेंट्स हैं, जब वो अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, कभी कभी वो लोग बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, जैसे कि इमोशनल रेगुलेशन जो है वो फेस करते हैं, और उनमें क्या है उसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप हो जाता है। अगर लगातार वो ऐसी इमोशंस को, जो नेगेटिव इमोशंस हैं या क्रिटिसिज्म है, इसको फेस करते रहें तो इसकी वजह से उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि बाहर से बिहेवियर अजीब तरह का अग्रेशन शो करते रहना हर वक्त, है ना, और एकदम से विथड्रॉ कर लेना किसी भी सिचुएशन से कि बस भाई अब हमसे नहीं होता है। अब अगर एकेडमिकली हम बात करें, ये बच्चे जो होते हैं वो एकेडमिकली अपने पढ़ाई के ऊपर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो घर का एनवायरनमेंट होता है वो एक पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनको एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड नहीं करता है। अब बच्चे जो होते हैं
सोशल लेवल के, अगर हम सोसाइटी या सोशल लेवल की बात करें, जो ऐसी फैमिलीज़, हॉस्टाइल फैमिलीज़ से बच्चे होते हैं, उनको अपने पीयर ग्रुप के साथ भी, जो उनके साथी होते हैं, उनके साथ भी हेल्दी रिलेशंस बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, और अथॉरिटी फिगर्स भी बनाने में, अथॉरिटी फिगर्स के साथ भी रिलेशंस अच्छे बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। वो कई बार क्या होता है कि वो खुद भी अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, और वो डिफेंसिव पोस्चर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे क्या है, ये जो हॉस्पिटैलिटी का साइकिल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ऐसे ही चलते रहते हैं। इसीलिए ये समझना यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स में हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमें क्रूएल्टी ही हम बच्चों की तरफ शो करें। कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर शो करते हैं, या हार्डशिप्स होती हैं जिसकी वजह से उनका बिहेवियर जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अब इस इशू को लेके अगर हम बात करें कि इस इशू से कैसे ओवरकम किया जाए, तो हम अवेयरनेस, एम्पथी और इंटरवेंशन, जहाँ भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पर हमें इम्पार्ट करनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज करना चाहिए, पेरेंट्स को एजुकेशन देनी चाहिए, और सपोर्ट सिस्टम को एनकरेज करना चाहिए, ताकि पेरेंट्स जो है उनको अपनी इमोशंस को ज़्यादा मैनेज करने में हेल्प हो सके। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो जो हॉस्टाइल एटीट्यूड वाले पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए बच्चों की डेवलपमेंट एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है। अगर बच्चों का जो सारा बचपन है वो इसी चीज़ में निकल जाता है, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, लंबे समय के लिए बच्चों में साइकोलॉजिकली बच्चों के इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, और सोशल आउटकम्स भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए हमें जो है पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि हम ये इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें और एक हेल्दी फैमिली डायनामिक को जो है बढ़ा सकें, ताकि अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो कायम रह सके। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराभाई मोदक's contribution to preschool education in India। आपकी जो यूनिट 2 है इसका आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। यूनिट 2 है आपकी ये सम थेरेटिकल ओरिएंटेशंस इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, ये है आपका 2.9 ताराभाई मोदक। ठीक है, इसमें आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ताराभाई मोदक's contribution to preschool children in India। टू 2.9 है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार मैं आपको ताराभाई मोदक का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। पद्म भूषण श्रीमती जो ताराभाई मोदक हैं, हम इसमें ही देख लेते हैं। आपका जो मैनुअल था, ये है आपका ताराभाई मोदक 2.9 में लिखा हुआ है।
ताराभाई मोदक क्या था? प्री स्कूल एजुकेशन की फील्ड में पायनियर था। वो राजकोट में वमेंस का एक कॉलेज था, ट्रेनिंग कॉलेज, उसके प्रिंसिपल थे। जब वो गिजूभाई बदेका के कांटेक्ट में आए, गिजूभाई बदेका कौन थे? जो कि दूसरे एजुकेशनिस्ट थे प्री स्कूल एजुकेशन की फील्ड में। बदेका जो थे वो प्री स्कूल एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गुजरात पे, भावनगर में। जो ताराबाई मोदक थे, उन्होंने गीजूभाई बाल मंदिर स्कीम के बीच में जो भी कुछ देखा उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इसीलिए उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया जिस प्रिंसिपल की पोस्ट पे थे, और वो गीजूभाई के साथ जाके काम करना शुरू कर दिया। ये वो पीरियड था जब एजुकेशन में नेशनल मूवमेंट जो थी वो बिल्कुल हाइट पे थी, पीक पे थी, और एफर्ट्स किए जा रहे थे एजुकेशन के सिस्टम को इंडियनाइज करने के लिए, मतलब कि इंडिया की एजुकेशन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे थे। अब गिजू भाई और तारा भाई जो थे वो प्री स्कूल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस से कन्विंस्ड थे, ठीक है। और उन्होंने एक प्री स्कूल एजुकेशन के लिए दोनों ने एक मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बच्चों के स्टूडेंट टीचर्स के लिए, जो स्टूडेंट टीचर्स होते थे उनके लिए एक नेसेसरी लिटरेचर प्रिपेयर किया, और उन्होंने प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जो कि ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ते थे उनके लिए उन्होंने ट्रेनिंग कॉलेज जो थे स्टार्ट कर दिए प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए 1925 में, ठीक है। वो कंट्री में पहला इस तरह का ट्रेनिंग कॉलेज था। बाद में उनको एक सोसाइटी मिली जो कि प्री स्कूल एजुकेशन की प्रोपगेशन के लिए थी, ठीक है। फिर उन्होंने एक मंथली जर्नल को लेके आए और उन्होंने टीचर्स और पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है पब्लिश करना शुरू कर दिया। गुजरात में जहाँ वो काम करते थे, प्री स्कूल मूवमेंट का उस टाइम क्रिटिसाइज़ किया गया था वहाँ पर कि प्री स्कूल एजुकेशन सिर्फ रिच लोगों के लिए होती है और इंडिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब जो ताराबाई मोदक थे उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 1931 में उन्होंने प्री स्कूल मूवमेंट को महाराष्ट्र में लेके गए, वो वहाँ तक एक्सटेंड किया। वहाँ पर उन्होंने अमरावती में हरिजामवाड़ा में एक बालवाड़ी को सेटअप किया। 1936 में जो तारा भाई थे उन्होंने प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक सेंटर स्टार्ट किया जिसका नाम था शिशु विहार केंद्र एट बॉम्बे में। ये जो सेंटर था ये उन्होंने एक अच्छी लोकेलिटी में एस्टेब्लिश किया। 1945 में तारा भाई ने फिर एक ग्राम बाल शिक्षा केंद्र को फाइंड आउट किया बोर्डी में, जहाँ पर उन्होंने 12 साल के लिए काम किया। फिर उन्होंने 1957 में कोसबाद के ट्राइबल एरियाज़ में वो शिफ्ट हो गए, जहाँ पर उन्होंने काम किया और ट्राइबल बच्चों के साथ अपने मेथड्स को ट्राई किया। फिर तारा भाई ने एक बालवाड़ी का कंसेप्ट जो था वो लेके आए। बालवाड़ी क्या थी? प्री स्कूल बच्चों के लिए एक सेंटर था। उन्होंने 2 तरह की बालवाड़ीज़ को स्टार्ट किया बोर्डी में, एक तो थी सेंट्रल बालवाड़ी, दूसरी थी आंगन बालवाड़ी। अब जो सेंट्रल बालवाड़ी थी वो रेगुलर स्कूल 5 घंटे के लिए रेगुलर स्कूल आवर्स जैसे रन होते थे वैसे होता था और पूरा एजुकेशनल मटेरियल उसमें रखा गया था। बच्चों को सेंट्रल बालवाड़ी से बाद में
वो अपने घरों से सेंट्रल बालवाड़ी को बच्चों को घरों से लाया जाता था। अब आंगन बालवाड़ी क्या थी, वो ये जो झोंपड़ियाँ होती हैं ना, हट्स होती हैं, उनके पास ही स्कूल कंडक्ट किया जाता था। उनके पेरेंट्स और बड़ों की आंखों के नीचे ही, या किसी पेड़ के नीचे, या किसी कोर्टयार्ड में। ये जो आंगन बालवाड़ी थी, नाम ही इसका ऐसे है ना, आंगन बालवाड़ी, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या है कि ये बच्चों की कन्वीनियंस के लिए रन की जाती थी, 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए। जो आंगनवाड़ी 1 या 1.5 घंटे के लिए। अब जो आंगनवाड़ी होती थी वो ऑलमोस्ट बिना किसी मटेरियल के होती थी, ठीक है। जैसे कि उसमें मिरर, कॉम्स, बकेट, सीजर, नैपकिन्स, ये सारी चीज़ें होती थी, पर और कोई एजुकेशनल मटेरियल वगैरह वो थोड़ा कम होता था। अब जो आंगन बालवाड़ीज़ में एक्टिविटीज़ होती थी उसमें पर्सनल और जनरल क्लीनलीनेस होता था, रिदमिक मूवमेंट्स होती थी, ठीक है, गेम्स होती थी, ओरल लैंग्वेज एक्टिविटीज़ होती थी, हैंडवर्क होता था और क्राफ्ट्स होते थे। जो तारा भाई थी उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि टीचर्स को अपना खुद का प्ले मटेरियल बनाना चाहिए लोकली अवेलेबल मटेरियल से। जो चीज़ें टीचर्स नहीं बना पाते थे वो लोकल आर्टिसंस जो होते थे वो बना देते थे। तारा भाई ने एक मैडो स्कूल का कंसेप्ट भी शुरू किया, जहाँ पर टीचर्स मैडो में जाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे जो कि अपना घर छोड़ के नहीं आ सकते थे। अब ग्राम बल शिक्षा केंद्र कोसबाद में जो था, जो कि तारा भाई की लीडरशिप के अंडर प्री स्कूल एजुकेशन का प्रोग्राम ट्राइबल बच्चों के लिए शुरू किया गया था, कोसबाद सिल्स के ट्राइबल बच्चों के लिए। अब वहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन किया जाता है, बालवाड़ी से लेके हाई स्कूल तक, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टीचर के लिए, और वर्कशॉप्स जो हैं वो एजुकेशनल मटेरियल को बनाने के लिए। अब कोसबाद के जो ट्रेनीज़ होते थे, इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग लेने के बाद उनको गांव में भेज दिया जाता था, ताकि वहाँ पर जाके वो आंगनवाड़ीज़ सेटअप कर सकें और लोकली अवेलेबल मटेरियल से प्ले मटेरियल बना सकें और कम्युनिटी की सपोर्ट को मोबिलाइज कर सकें। अब जो तारा भाई का ये आइडिया था आंगन बालवाड़ी का, ये यूनिक कंट्रीब्यूशन थी जिसने कि नर्सरी एजुकेशन को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की। आंगनवाड़ी का आइडिया या मैडो स्कूल का आइडिया जो थे वो लोगों के लिए जो कि प्री स्कूल एजुकेशन में काम करते थे उनके लिए ये आई ओपनर होते थे, और उनका जो एजुकेशनल मटेरियल होता था या मेथड्स थे वो प्री स्कूल मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आंगनवाड़ी का जो कंसेप्ट था वो ICDS स्कीम ने भी अपने काम में डाला। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आपका यूनिट 12 है शायद, उसमें है ये कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है आपका यूनिट 12, उसमें है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको कहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद थर्ड है हमारा एक्सप्लेन हाउ द प्री स्कूल टीचर या केयर गिवर कैन डील विद और मैनेज, कैसे मैनेज कर सकता है किसके साथ? अ चाइल्ड हु शोज withdrawn behavior, a child how to
deal and manage with the child who shows withdrawn behavior. इसका आंसर आपका जो यूनिट 9 है चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिफ़िकल्टीज़, उसमें आपको मिल जाएगा। 9.4 में टाइप्स ऑफ बिहेवियर डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें जो 9.4.3 है विदड्रॉन बिहेवियर, आपको वहाँ पर इसका जो है आंसर मिल जाएगा। पर फिर भी हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं, है ना, मैनुअल में। ये मैं बता रही थी आपको कि ये तो टाइप्स है ना कि क्या होता है उसमें। अब पेरेंट्स को कैसे डील करना है, पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में भी लिखोगे ना कि विदड्रॉन बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ही हम उसमें लिखेंगे कि पेरेंट्स को कैसे इन बच्चों के साथ डील करना है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से बच्चे हैं जो कि फियर और फोबिया शो करते हैं, वो भी इसी चैप्टर में ही यूनिट 9 में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। 9.4.7 है। ठीक है, अब इसके बाद आपका ये इसी चैप्टर में यूनिट 9 में ही आपको इसमें इसका आंसर मिलेगा। ये देखिए, ये है इसका यूनिट 9 चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिफिकल्टीज। यही है 9.4 में टाइप्स हैं डिफ़िकल्टीज़ की, विदड्रॉन बिहेवियर, फियर्स एंड फोबिया। इसी चैप्टर में ही आपको इसका आंसर मिलेगा। एक इन्होंने जो आपका 4.5 है ना, उसमें कॉमन दिया हुआ है कि कैसे जो है पेरेंट्स को, जो केयर गिवर्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए बिहेवियर डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चों को, है ना। तो इसमें आप ये भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हमें कैसे उनके साथ डील करना चाहिए। पहले हमें पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, ठीक है, उस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। जो जैसे ये फीवर एंड फोबिया है, उसमें भी हो सकता है इसका कोई ना कोई आंसर दिया हो। हम अभी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, डीलिंग विद चाइल्ड्स फोबिया, कैसे बच्चों के फोबिया के साथ आपने डील करना है, इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह से उसमें भी दिया होगा आपको, तो आप यहाँ से यूनिट 9 से इसका आंसर जो है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। इसको हमें 600 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। मैं आपको इसके बारे में एक बार बता भी देती हूँ। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है हमें कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन क्या होता है। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन एक अप्रोच है
जो कि शुरू की गई थी ताकि जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, बजाय इसके कि सिर्फ इसके ऊपर फोकस नहीं करना कि उनकी मेडिकल और इंस्टीट्यूशनल केयर की जाए, बल्कि जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है वो इसके ऊपर भी एम्फसाइज करती है कि जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं उनको हमें एम्पावर करना चाहिए, जैसे सोशली उनका एकीकरण करके, इकोनॉमिकली और कल्चरली उनके लोकल एनवायरनमेंट में। अब इसकी डेफिनेशन और पर्पस क्या है? जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन होती है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज अ स्ट्रेटजी विद इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट फॉर द रिहैबिलिटेशन, equalization of opportunities and social inclusion of all people with disabilities। कहते कि ये एक स्ट्रेटजी है जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के बीच में ही होती है। किसके लिए? रिहैबिलिटेशन के लिए, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, डिसेबिलिटी वाले लोगों की हम यहाँ पर बात करते हैं, और सोशली उनको कम्युनिटीज़ में इंक्लूड किया जा सके। ये सब कुछ कब इम्प्लीमेंट होगा? जब डिसेबल्ड लोग खुद या उनकी फैमिलीज़ या ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटीज़ या कोई भी इनसे मिलती जुलती गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे मिलके एफर्ट्स करेंगे, तब ही ये पॉसिबल हो सकता है। अब प्राइमरी गोल क्या है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का? फर्स्ट है कि फिज़िकल जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं उनका फिज़िकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को एनहांस करना, बढ़ाना उनको। फिर कम्युनिटी लाइफ में उनकी पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना, ठीक है। फिर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, प्रमोट करना और उनमें डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा को कम करना। इसके बाद है हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो CBR का यानी कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का कंसेप्ट है वो 1970 में आया था। तब उसका क्या रिस्पॉन्स था कि जो इंस्टीट्यूशनल रिहैबिलिटेशन है उनकी लिमिटेशंस को रिस्पॉन्स करना, स्पेशली जो रिसोर्स पुअर सेटिंग्स होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा डेवलप की जाती हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। वो क्या देखती हैं कि एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव और सस्टेनेबल मॉडल को प्रोवाइड करना डिसेबिलिटीज़ को केयर करने के लिए, पर्टिकुलरली रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज़ में जहाँ पर स्पेशलिस्ट सर्विसेज लिमिटेड होती हैं। अब कंपोनेंट्स क्या हैं? कोर कंपोनेंट्स इसके क्या हैं? 5 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं इसके: हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, सोशल और एम्पावरमेंट। हेल्थ में क्या है कि ये इंश्योर करना कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एक्सेस मिल सके हेल्थ केयर सर्विसेज का, प्रिवेंशन का, अर्ली डिटेक्शन हो, ट्रीटमेंट हो और रिहैबिलिटेशन हो। इसके बाद है एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन हो और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें उनको। लाइवलीहुड में क्या आएगा? स्किल्स को एनहांस करना, वोकेशनल ट्रेनिंग को एनहांस करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एनहांस करना ताकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद है हमारा सोशल। कहते कि डिसेबिलिटी वाले लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करना, सोशल, कल्चरल, रिक्रिएशनल और रिलीजियस लाइफ में पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करना। नेक्स्ट है हमारा एम्पावरमेंट, सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना, लीडरशिप बिल्ड करना, एडवोकेसी स्किल्स इन लोगों में, डिसेबल्ड में और इनके कम्युनिटीज़ में। इसके बाद है प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके। सबसे पहला है प्रिंसिपल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, दूसरा है इंक्लूसिविटी,
तीसरा है हॉलिस्टिक अप्रोच, चौथा है मल्टी सेक्टरल कोलैबोरेशन। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में आएगा कि जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन होती है ये किसके द्वारा ड्राइव की जाती हैं, कम्युनिटीज़ चलाती हैं इनको, ऑनरशिप और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती हैं। इंक्लूसिविटी में क्या आएगा कि ये जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके राइट्स और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करती हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच में क्या आएगा कि ये मल्टीपल जो फेस होते हैं डिसेबिलिटी के उसको एड्रेस करती हैं, ना कि उनकी मेडिकल नीड्स को। मल्टी सेक्टरल कोलैबोरेशन में क्या आएगा कि इनको कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है हेल्थ और एजुकेशन के बीच, सोशल वेलफेयर और कोई सेक्टर्स हैं तो इन सब में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। इसके बाद है हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज में क्या आएगा, ट्रेनिंग कम्युनिटी वर्कर्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज और एडवोकेसी। कहते कि ये वॉलंटियर्स को और फैमिली मेम्बर्स को स्किल्स के साथ एक्विप करती है ताकि रिहैबिलिटेशन को सपोर्ट किया जा सके। अवेयरनेस कैंपेन्स कम्युनिटीज़ को एजुकेट करती है ताकि स्टिग्मा को कम किया जा सके और तेज़ी से सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट किया जा सके। यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज कि जितने भी कम्युनिटी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करके रिहैबिलिटेशन के लिए एफर्ट्स किए जा सकें। एडवोकेसी पॉलिसीज़ को प्रमोट करना जो कि डिसेबिलिटी राइट्स और सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस। फर्स्ट है हमारी एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव एम्पावरमेंट और सस्टेनेबिलिटी। जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जाता है, जैसे कि कॉस्ट और डिस्टेंस जैसे बैरियर्स को रिमूव किया जाता है। सेकंड है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इसमें जो भी कोई कम्युनिटी नेटवर्क्स या रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है। थर्ड है हमारे पास एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है रैदर देन पैसिव रिसेप्शन को। दूसरा है लास्ट है सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी ऑनरशिप जो होती है वो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को लीड करती है। इसके बाद है हमारे पास चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, रिसोर्स लिमिटेशंस, कल्चरल बैरियर्स और कोऑर्डिनेशन विद डिफ़िकल्टीज़। ये चैलेंजेस हैं जो कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में आते हैं। ये है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 principles that an early childhood educator should keep in mind while working with children with intellectual disability. क्वेश्चन जो है आपका, कोई भी 3 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब करो जो कि अर्ली चाइल्डहुड को बच्चों के साथ काम करते हुए ध्यान में रखने हैं। ये रहे प्रिंसिपल्स, है ना, उनके मेथड्स और एक्सप्लेनेशन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो आप
लिख सकते हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपको इसी में ही 7.7 में ही मिलेंगे वो प्रिंसिपल्स जो हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारा एक्सप्लेन ईच ऑफ द बिलो मेंशन्ड इन 500 वर्ड्स ईच। थ्री characteristics of an effective supervisor। कोई भी 3 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको 500 वर्ड्स में बताने हैं। फर्स्ट है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, दूसरा है लीडरशिप एबिलिटी, तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। 3 करेक्टरिस्टिक्स हो गए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो इफ़ेक्टिव सुपरवाइजर्स होते हैं, जब भी वो किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी, कोई इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी कन्वे कर रहे हैं, कोई भी टीम को कुछ भी कन्वे कर रहे हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, चाहे इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो बिल्कुल क्लियरली कन्वे करनी है, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, और वो अगर कुछ सुन रहे हैं तो एक्टिवली सुने, और जब फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करें, और जो उनका वर्क फ्लो हो वो बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास लीडरशिप एबिलिटी। लीडरशिप एबिलिटी में क्या है, कहते हैं कि एक जो अच्छा सुपरवाइज़र है वो अपनी टीम को एक बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करे और मोटिवेट करे, और उनको मोटिवेट करे कि एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट में तुम काम करो। वो एग्ज़ाम्पल सेट करे, जैसे कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाए और अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करे, ताकि वो जितने भी उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो उसको अचीव कर सकें। तीसरा है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब जो सुपरवाइज़र्स हैं उनको रेगुलरली कोई ना कोई चैलेंज फेस करने ही पड़ते हैं। अब जो इफ़ेक्टिव सुपरवाइज़र है वो प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता है, सिचुएशंस को एनालाइज कर लेता है, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करता है, ताकि प्रोडक्टिविटी को मेंटेन किया जा सके और टीम के मोराल को भी मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ फ्रोएबल। ये आपका जो यूनिट 2 है, जो अभी हमने देखा था, यूनिट 2, उसमें है आपका इसका आंसर यूनिट 2 में और 2.5 में है। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फ्रोएबल के वो आपको 2.5 में मिलेंगे। वहाँ से जाके आप इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। 2.5 में मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक बार ये रहा है ना। इसके बेसिक कंसेप्ट्स जो है एजुकेशनल फिलॉसफी के आपको 2.5 में जो है वहाँ पर जाके मिलेंगे। वहाँ से आप इसकी एजुकेशनल फिलॉसफी का लिख सकते हैं, देखिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड है हमारा 2 यूनिक फीचर्स ऑफ
नहीं, मैंने कहाँ पी है चाय, मैंने पी नहीं अभी। हाँ, गुग्गू को बस 10 मिनट में लेने जाऊंगी मैं मैम को। फिर अब कम करो। नहीं नहीं, बना लो फिर, मैं मुझे कटोरी में। हाँ, इसके लिए आपकी जो यूनिट 20 है, अ केस स्टडी मोबाइल क्रैचेस फॉर वर्किंग मदर, उसके बाद हमारा सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट होता है। सेक्शन बी, इस सेक्शन में आप कोई भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके प्रैक्टिकल मैनुअल में से 1 2 9 और 10 में से। सेम वही चीज़ है कि अगर आप सारी कर लेंगे, ठीक है, तो आप उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं जो आपको लगे कि आपने बेस्ट बच्चों के साथ की थी। ठीक है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो प्रैक्टिकल मैनुअल में दी हुई हैं। और इस सेक्शन में, सेक्शन सी में क्या है, जो 6 7 8 है, वो आप जो है उनमें से एक आपको करनी है, 1 2 9 और 10। ये रहा आपका फीचर्स यूनिक टू मोबाइल क्रैचेस, ये रहे। लेट अस नाउ गो थ्रू सम यूनिक फीचर्स ऑफ मोबाइल क्रैचेस। आपका क्वेश्चन क्या था कि आप कोई भी 2 यूनिक फीचर्स को बता सकते हैं इसमें। 500 वर्ड्स में आपको बताना है कोई भी 2 यूनिक उसको, ठीक है, कोई भी आप 2 बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें वैसे तो ये सबसे पहली है सपोर्टिव मेजर, 2 ही हैं, दूसरी है सुपरवाइजरी मेजर, है ना। इसी को आप डिटेल में लिख सकते हैं। अब आपका प्रैक्टिकल मैनुअल है, ये है आपका DECE 3 का प्रैक्टिकल मैनुअल, सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, है ना। थेरेटिकल वाला आप कर लेंगे, हम प्रैक्टिकल का एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमें जो सेक्शन बी है 1 2 9 और 10 जो है उसमें से हमें करना है 1, एक्सरसाइज 1 है पेज नंबर 5 पे। ये मैनुअल्स आपके पास हार्ड कॉपी होगी। अगर किसी के पास इसकी हार्ड कॉपी नहीं है तो जैसे मैंने ई ज्ञान कोच से लिए हैं, आप उसमें से ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में क्या है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूशन को या सेंटर को अपने एरिया के विजिट करें। जो कि बच्चों की डेवलपमेंट और बच्चों के वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिसेबल्ड बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमें इस लायक बनाती है कि हम आपके एरिया में बच्चे के वेलफेयर से रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं और कौन से सेंटर काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें पता चलता है। इसके लिए आपको जो ब्लॉक 1 है DECE 3 का, उसमें कुछ बच्चों के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ब्लॉक 1 को आप एक बार रीड आउट करिए, ठीक है।
उसके बाद है दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका, सेंसिटाइज यू टूवर्ड्स द नीड ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं उसके प्रति हमें सेंसिटाइज करते हैं। इसके बाद हैं गाइडलाइंस। कहते हैं कि आप काम को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एरिया में बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई करना है। आपके एरिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है, आपके उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोगों से बात करिए कि कौन प्री स्कूल रन करता है, प्री स्कूल सेंटर रन करता है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि वेलफेयर, बच्चों की वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है कि आप किसी भी डायरेक्टर या सुपरवाइज़र को कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के, और आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको इंस्टीट्यूशन विज़िट करने के लिए अलाउ करें, और आपके विज़िट का क्या पर्पज़ है आप उनको ये भी बताएं। इसके थर्ड है कि आपको कम से कम ऑर्गेनाइजेशन में आधा घंटा स्पेंड करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जान सको। ये तभी पॉसिबल है जब आप डिटेल्स को जानने के लिए सेकंड विज़िट भी आपकी ज़रूरी होगी। फोर्थ है हमारा कि आप जब विज़िट करें तब आप एक नोट पैड अपने साथ लेके जाएं, अपने नोट्स वहाँ पे लिखें। जो भी कोई मटेरियल वहाँ पे आपको मिलेगा, अवेलेबल होगा, उसको आप अपनी रिपोर्ट में इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। इसके बाद है कि आप रिपोर्ट को एक्सप्लेन करके जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस। सबसे पहले है हमारा विजिटिंग द इंस्टीट्यूशन। कहते दो एस्पेक्ट्स होंगे आपके विज़िट के। पहला है कि आप कुछ लोगों को इंटरव्यू करें या बात करें जो कि इंस्टीट्यूशन या सेंटर में काम कर रहे हैं। मम्मा मम्मा वैसे तो मेरी क्लास बन जाती है, एक्चुअली दुद्ध वाला आ गया, फिर नीलम आ गई, वही 10 मिनट का फर्क पै गया। मैं एक ना नीलम आई कह रही सी कि मैंने ताइयों बुलाना आई सी, वो कहती कि पानी नहीं आ रहा सी बिल्कुल भी। फिर मैं मोटर चलाई, फिर उन्हें जी फ्रैश वाटर वाली टैप सी वो च पानी आया, फिर वो भांडे धोते हुए मतलब दोबारा चलाई टैंकी में रात में मुश्किल हो जाएगी ना बाई चांस। हाँ वो तो आया नहीं, कह रहे चला हुआ दूर है, साइकिल पे आया। फोन करा उन्होंने पापा को। पहले है आपने इन लोगों को, कई लोगों को इंटरव्यू करना है और उनसे बात करनी है जो लोग वहाँ इंस्टीट्यूशन या सेंटर में काम करते हैं। ये जो पर्सन्स हैं, आपने वहाँ पर एक या दो पर्सन से बात कर सकते हैं आप, जो कि सेंटर में काम करते हैं, ये जानने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। ये जो पर्सन्स हैं ये सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं और डायरेक्टर भी हो सकते हैं, या एजुकेटर या कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये जो क्वेश्चंस अभी नीचे हम पढ़ेंगे, आप इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर लोगों से पूछ सकते हैं। और जो ये क्वेश्चंस हैं ये सजेशंस होंगे, और आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं या इसमें नए भी ऐड कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस कौन से हैं कि इस इंस्टीट्यूट को कब सेटअप किया गया। ठीक है, और कि
इस इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के पीछे पर्पस क्या था? इस इंस्टीट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? किस तरह के ग्रुप के बच्चे जो हैं वो मतलब ये जो सेंटर है वो किस तरह के ग्रुप के बच्चों को केटर करते हैं, और बच्चों का एज ग्रुप क्या है जो यहाँ पर आते हैं? इंस्टीट्यूशन कितने घंटे के लिए काम करता है? इंस्टीट्यूशन के वर्किंग आवर्स क्या हैं? क्या ये एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, या फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर बच्चों के साथ कैरी आउट की जाती हैं, कंडक्ट की जाती हैं, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिक्रिएशन या कोई और? ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक या दो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ये जो यहाँ पर बताई गई है। हमें हर तरह की डिटेल जो है वो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि वोकेशनल ट्रेनिंग किस ट्रेड में प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन की नेचर क्या है, नॉन फॉर्मल है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, किस तरह की है, और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फंडिंग का सोर्स क्या है, गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, या ट्रस्ट है, या डोनेशंस हैं, कितने लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, हर लोग जो इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इसके सर्विसेज बच्चों और क्या एक्टिविटीज़ हैं जो इंस्टीट्यूशन करता है, जैसे कि जर्नल या न्यूज़लेटर पब्लिश करना, वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करना, एग्जीबिशंस को होल्ड करना, कोई कैंप्स को ऑर्गेनाइज करना। अब क्या एफर्ट्स हैं जो एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा किए जाते हैं कम्युनिटी को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके? कम्युनिटी इनमें से किसी में भी इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि इस पर्पस के लिए सेंटर के लिए शुरू में फंड्स जनरेट करने के लिए, ताकि सेंटर को सेटअप किया जा सके, एक्सक्यूज़ मी, सेंटर के लिए लैंड प्रोवाइड करके या बिल्डिंग प्रोवाइड करके, वॉलंटियर्स को इंस्टीट्यूशन में काम प्रोवाइड करना, या इंस्टीट्यूशन के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना। अगर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन की इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो उसका भी हमें रीज़न फाइंड आउट करना है। अब दूसरा है हमारा कि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ऑब्जर्वेशन, जो कि इंस्टीट्यूशन में एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं। अगर आप सेंटर में लोगों से बात करेंगे, इसकी बजाय आप वहाँ पर खुद ऑब्ज़र्व करिए कि इंस्टीट्यूशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही हैं। इससे आपको वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगी जो कि आप इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हैं। आप एक पर्सन को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप उनको इंटरव्यू करना चाहते हैं, और साथ में आप जो है वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में प्रोवाइड की जा रही है तो आप रूम्स को विज़िट करिए जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं, किसी भी पर्सन से वहाँ बात कर सकते हैं जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जानने के लिए
कि वहाँ पर किस तरह की फंक्शनिंग से भी बात कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया होगा कि आप उस एक्टिविटी में बैठें, देखें कि वहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि टीचिंग का क्या मेथड है, कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है। अगर कोई मेडिकल सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं तो आप जो भी कोई पर्सन उन मेडिकल सर्विसेज में इन्वॉल्व है आप उनसे भी बात कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के बारे में या सेंटर के बारे में लर्न करने की बजाय आप लोगों को इंटरव्यू करके या खुद वहाँ पर ऑब्ज़र्व करके आप एक ब्राउशर या न्यूज़लेटर भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा सप्लीमेंट करता है। इनफैक्ट ये एक अच्छा आइडिया होगा अगर आपको पहले वहाँ से कोई ब्राउशर या न्यूज़लेटर मिल जाए, फिर आप उसके गो थ्रू हो सकते हैं और अपने क्वेश्चंस जो हैं उन एस्पेक्ट्स के ऊपर बना सकते हैं। इसके बाद हमें रिपोर्ट को कैसे लिखना है। आपकी जो रिपोर्ट है जो आप वहाँ पर समझेंगे वो दो एस्पेक्ट्स के ऊपर रिलेटेड होगी कि जो एक आपने इंटरव्यूज़ के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और एक जो आपने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है उसके व्यूज़ आप वहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर वो काम कर रहा है। अब आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले आप इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, किस दिन आपने विज़िट किया, डेट लिखेंगे, एड्रेस क्या था इंस्टीट्यूशन का, इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आपने कलेक्ट करी है और ऑब्जर्वेशन क्या थी आपकी। उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ विज़िट, कहते कि आपको सर्टिफिकेट एक साइन करवाना होगा और रिपोर्ट के साथ अटैच करना होगा जब आप अपने काउंसलर को ये रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके इंस्टीट्यूशन जिसको आपने विज़िट किया है वहाँ का डायरेक्टर या सुपरवाइज़र हो सकता है। जिस भी रिपोर्ट में ये सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको वैलिड नहीं माना जाएगा असाइनमेंट को। ये जो सर्टिफिकेट है वो नेक्स्ट पेज पे प्रिंटेड है, ये वाला। दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट, आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, विजिटेड द इंस्टीट्यूशन ऑन, डेट लिखेंगे, फिर मतलब किस दिन विज़िट किया था, फ्रॉम डैश टू डैश, टाइम लिखेंगे कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक, फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरव्यूइंग एंड ऑब्जर्वेशन। फिर यहाँ पर आप उनके साइन और डेट, साइन के साथ स्टैंप लगनी भी ज़रूरी है। इसके बाद है इसमें आपकी एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 भी है आपके सेक्शन बी में। एक्सरसाइज 2 में क्या आएगा, ये जो आपकी एक्सरसाइज 2 है मतलब ये हम कल जो हमारी क्लास होगी हम उसमें कर लेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। किसी की कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।